हंसराज कॉलेज से मेरा परिचय आप लोगों से ज्यादा ही है। पुराना है, मतलब आप तो छोटे बच्चे हैं, अभी 1 साल से आ रहे होंगे। मेरे लिए हंसराज कॉलेज से परिचय करीब 30 साल पुराना परिचय है और मेरा यहाँ कई बार। जब मैं डीयू में पढ़ता था तो डिबेटिंग सर्कल्स में काफी एक्टिव रहता था, तो डिबेट्स के सिलसिले में हंसराज कॉलेज भी खूब आता था। और सरप्राइजिंग बात है कि उस समय यहाँ डिबेट्स को जो हैंडल करती थी मैडम, वो अभी यहाँ प्रिंसिपल है मैडम, तो हम उनसे लगभग 20-25 साल से परिचित हैं। उस समय इस रूप में थे कि हम डिबेट करते थे, वो करवाती थी, हमें बीच बीच में समझाती भी थी। तो एक तरह से मेरी एक मेंटोर यहाँ के प्रिंसिपल हैं और मैं जिनका मेंटोर हूँ तो यहाँ के टीचर बन गए हैं। तो आप मुझे बीच वाली पीढ़ी मान सकते हैं जो और जब मैं हरियाणा में पढ़ता था, रहता था, मतलब मेरा घर वहां पर था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब मेरे लिए केवल हंसराज कॉलेज इसलिए था क्योंकि मेरे एक अपने मामा जी इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। उनकी 93-94 के आसपास मृत्यु हुई। वो यहाँ काफी समय तक पढ़ाते थे, डॉक्टर प्रशांत वेदावेंकर। मैं जिस परिवार से हूँ उस परिवार के लोग आर्य समाज को मानते हैं, तो जो पुस्तक आपने भेंट की है वो पुस्तक हमारे घरों में प्रथम पुस्तक के रूप में रखी जाती है। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद से किसी भी विचारधारा का समर्थक नहीं बचा हूँ। अब मैं तो बहुत ही न्यूट्रल किस्म का व्यक्ति हो गया हूँ। लेकिन हाँ, जब बात आती थी आर्य समाज की, परिवार की, रिश्तेदारों की, तो ये कॉलेज हमारे लिए अपने घर जैसा था। 2 साल पहले फिर से मेरा आना हुआ था। एक नाटक हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने यहाँ खेला था। रमा मैडम भी उस नाटक में हमारे साथ थी, मैं विधाई बनी। जो मैं अपने संस्थान में बोलता हूँ, थोड़ा सा अंतर बना रहे, एक गैप बना रहे। तो मैं इन बच्चों से पूछे कि आप कुछ टॉपिक सजेस्ट कीजिए जो आपको सिविल सर्विस के बारे में सुनने का मन है। तो इन्होंने पता नहीं कहाँ से लिखवाए टॉपिक्स, बड़े मुश्किल भाषा में 5-6 टॉपिक्स भेजे। इतनी मुश्किल भाषा की मैं पढ़ के घबरा गया कि मैं इनको क्या बोलूंगा, टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बुलाया इनको फिर ये समझने के लिए टॉपिक का मतलब क्या है। तो इन्होंने बताया कि हमने भी कहीं से लिखवा लिया था, हमें भी नहीं पता। जैसा बच्चे करके आना था, यही बच्चा था, इसलिए कहा कि वो टॉपिक हमने भी कहीं से लिखवा लिया, हमें भी नहीं पता। बोले सर आप आ जाइए, जो बोलने बोल दीजिए। तो फिर एक सिंपल सा टॉपिक हमने डिसाइड किया, आपको ध्यान रखते हुए कि देश को किस तरह के सिविल सर्वेंट्स की जरूरत है, कैसा ब्यूरोक्रेट आपको होना चाहिए अगर आप सिविल सर्विस में जाते हैं, क्या आपको सोचना चाहिए जैसे अपने जीवन के बारे में। कुछ दिन पहले मैं श्रीराम कॉलेज में गया था, तो वहां बच्चों की डिमांड थी कि थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में बोलिए। तो मेरी राय बड़ी स्पष्ट है, मैं पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, और जो बच्चे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं मैं उनको हर तरह की मदद करता हूँ। पर मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि देश के हर बच्चे को सिविल सर्विस के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा एकदम नहीं है। सिविल सर्विस के बारे में उन्हीं को सोचना चाहिए जिनका व्यक्तित्व सिविल सर्वेंट होने से बैच करता है। आज हम समझेंगे कैसा व्यक्तित्व आपको होना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूं कि इस देश को सिविल सर्वेंट से ज्यादा जरूरत स्टार्टअप करने वालों की है, और मैं ये बात हर मंच पे कहता हूं। यदि आप स्टार्टअप कर सकते हैं तो उससे अच्छा के अंदर वंचित वर्गों को देखकर संवेदना का भाव आता हो, आप उनकी सहायता करना चाहते हो, आप उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हो, सोशल जस्टिस के विचार से आपकी सहमति बनती हो, तो आप अच्छे सिविल सेवक बन पाएंगे। ये पहली बात है। अगर आप तकनीक के मित्र हैं तो आज के जमाने में अच्छा सिविल सेवक बनने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, क्योंकि एक तकनीक वो हजारों काम कर देगी जो लोग नहीं कर पाते। आप चैट जीपीटी की मदद से कितनी सारी फाइलों में नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम कर लेंगे भविष्य में, जो करने के लिए हजारों व्यक्ति चाहिए। अनुवाद का सारा काम आजकल ऑनलाइन हो जाता है हमारे पास। वो सारे काम जो मनुष्य करता है कम समय, मतलब ज्यादा समय लेता है, क्वालिटी में भी कमी होती है। ऐसी बहुत सारी चीज तकनीक से हो जाती है, बशर्ते आप तकनीक को लेकर सहज हो और आप प्रशासन में उसका अच्छा उपयोग कर सकते हो। दूसरी चीज ये है। तीसरा, सिविल सेवक बनना मौज का मामला नहीं है, मजाक नहीं है। एक अच्छे सिविल सेवक को 40 की उम्र तक आमतौर पर बीपी और शुगर हो जाता है।
अगर वो अच्छा सिविल सेवक है और उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इतना स्ट्रेस झेलना पड़ता है, इतने तरह के दबाव, विधायक का, सांसद का, मंत्री का, पता नहीं क्या क्या दबाव आएंगे, मीडिया के दबाव आएंगे, गुंडों के दबाव आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के दबाव आएंगे, ठेकेदारों के दबाव आएंगे। और वो दबाव केवल छोटे बड़े दबाव नहीं होते हैं, उसमें दबाव में हत्याओं के दबाव भी आ सकते हैं। अगर इन सब दबावों को नहीं झेल पाते हैं, उतना साहस नहीं है, फोर्टिट्यूड नहीं है, संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, पेशेंस नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है, तो सिविल सेवक आसान रास्ता नहीं है। तब उससे बेहतर है कि हम किसी निजी उद्यम में जाएं, किसी और नौकरी में चले जाएं। सिविल सेवक बनने के लिए नहीं कह रहा, अच्छे सिविल सेवक की बात कर रहा हूं। अच्छा सिविल सेवक बनना है और आप चाहते हैं कि जिस दिन आपका ट्रांसफर हो जनता सड़कों पर खड़ी हो जाए, तो उसके लिए सब करना पड़ेगा। चौथी बात है ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप। किसी पार्टी या समुदाय विशेष का सिविल सेवक नहीं बनना है, देश का सिविल सेवक बनना है। ये चौथी बात है। और पांचवी बात तो सबसे बेसिक है, वो ईमानदारी है, इंटीग्रिटी है, प्रोबिटी है। यानी आपको कोई विभाग दिया गया है तो सरकार निश्चिंत हो कि इस व्यक्ति के होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता, और ऐसे सिविल सेवक होते हैं। मैं केवल एक आखिरी एग्जांपल देके बात समाप्त करता हूं। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र आईपीएस है, काफी सीनियर रैंक पे है, बहुत ईमानदार किस्म का व्यक्ति है। अच्छी बात क्या है उसके साथ, वो किसी पार्टी का सगा नहीं है, क्योंकि वो नॉन पार्टिजनशिप के मूल्य पे चलता है। लेकिन जिस राज्य में है वहां दो पार्टियां सत्ता में आती हैं क्रमशः, दोनों पार्टियों के मन में एक बात स्पष्ट है, मुख्यमंत्री चाहे इस पार्टी का चाहे उस पार्टी का, एक बात स्पष्ट है कि जब कोई मामला नहीं संभलेगा हमसे, इसको भेज देंगे, संभाल देगा। क्योंकि उनको भरोसा है दो तीन बातों का। पहला, इतना योग्य है कि हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इतना ईमानदार है कि कोई इसको करप्ट कर नहीं सकता, इतना मजबूत है कि कोई इसको झुका नहीं सकता। आईएएस आईपीएस बनने का मजा तब है जब इतिहास आपको याद करे इस रूप में। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मुझे पता नहीं कितना समय हो गया, उम्मीद है कि जितना था उससे ज्यादा मैंने समय नहीं लिया होगा। अब इसके बाद आप शायद प्रश्न करना चाहें। मैडम, से ऊपर नहीं है, 50% स्ट्रेटेजी है और बाकी 25% उसमें पर्सनैलिटी और तुक्का, संयोग, भाग्य जो मानना मानते हैं। अगर आप डिबेटिंग अच्छे से कर लेते हैं, लिखना आपको अच्छे से आता है, एक पेपर एस्से का है जिसमें आपको सीधा फायदा मिलता है अगर आप अच्छा लिखते हैं तो। इंटरव्यू उसमें गेम चेंजर है पूरी तरह से। अगर आप अच्छा बोल लेते हैं, ठीक से सोच के बोलते हैं, तो इंटरव्यू में आप 30-40 एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हैं बाकी लोगों की तुलना में। और इस एग्जाम में 1 मार्क का मतलब 10 रैंक होता है, 40 मार्क का मतलब 400 रैंक ऊपर निकल जाएंगे। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का बेसिक पर्पस क्या, स्मार्टनेस आनी चाहिए, आप ठीक से बोल सके, बात कर सके इंटरव्यू में, डिबेट हो, कोई भी स्टेज एक्टिविटी, डेक्लामेशन हो, MUN आजकल शायद चलता है यहाँ पर, MUN हो, वो हो, क्रिएटिव राइटिंग का कोई भी कंपटीशन, पोएट्री हो, एसे राइटिंग हो, ऐसा कुछ भी कंपटीशन। यहाँ तक कि अगर आपका कोई ग्रुप बाहर जा रहा हो घूमने के लिए, उसमें भी जाइए, क्योंकि जब आप 50 लोगों से बात करेंगे ना, तो जो स्मार्टनेस अपने आप आएगी बात करके, वो स्मार्टनेस वहाँ आपको पे करती है। लीडरशिप स्किल्स दिखती हैं आपके बोलने में, क्योंकि आपने ऐसी चीजों को जिया है अपने साथ। इसलिए कॉलेज में हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी